नमस्कार, जय श्री राम। बीएड सेकंड ईयर क्षत्रिय कार्य डायरी और क्षत्रिय कार्य डायरी के अंतर्गत आज इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी जो पर्यावरण शिक्षा का आपका पेपर कोर्स जो 11वां लगता है उसी की डायरी रहेगी। पहले पेज पे अन्य डायरियों की भांति यहाँ पे भी प्रमाण पत्र बनाना है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया हुआ है, इसी प्रकार प्रमाण पत्र अपना तैयार कर लें। सेकंड वाले पेज पे जाते हैं तो वहाँ इंडेक्स बनाना है। वहाँ पे भी अपने हर डायरी में इंडेक्स तैयार किया है, तो यहाँ पे भी इंडेक्स बनाना है। और इंडेक्स के अंतर्गत 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या का, विषय वस्तु और पृष्ठ संख्या। तो यहाँ 3 कॉलम पे आधारित अपना इंडेक्स तैयार करना है। जैसे यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है, 1 से 4 पेज पे लिखा गया है। अन्योन्यासिकता है वो 5 से 8 नंबर पेज पे लिखी गई है। और 3 नंबर ग्रीन हाउस है तो वो 9 से 10 पेज पे लिखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग है वो 11 से 13 पेज पे लिखा गया है। उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथ सूची है वो आगे 14 नंबर पेज पे लिखी हुई है। तो इस प्रकार अपने को इंडेक्स है वो अपने को दूसरे वाले पेज पे बना लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र यानी टॉपिक आपका शुरू होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र आपको दिया हुआ है, उसी टॉपिक से संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि यानी आसपास और स्थिति यानी ठहराव। इसका अर्थ होता है एक ऐसा तंत्र जिसमें जीवित और निर्जीव तत्व परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस शब्द को सबसे पहले ऑर्थर टेस्ली ने सन 1935 में प्रयोग किया था। इसके बाद अपने आगे पारिस्थितिकी की परिभाषा अपने लिखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र वह प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवित घटक और अजीव घटक मिलकर एक निश्चित स्थान पर पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और ऊर्जा तथा पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अपने को ये परिभाषा है वो लिख लेनी है। उदाहरण की दृष्टि से अपने देखें तो वन हो गया, नदी हो गया, झील, समुद्र, मरुस्थल, घास का मैदान, तालाब, खेत इत्यादि, ये सभी पारिस्थितिकी के अपने उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की बात करते हैं तो जैसे जीवित घटक हो गया, ये वे तत्व हैं जो जीवित हैं और एक दूसरे से क्रिया करते हैं। इनका उपभोक्ता की बात करें तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। उसके बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की शाकाहारी, जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत मांसाहारी होंगे, जैसे बाघ हो गया और बिल्ली होगी, ये द्वितीय श्रेणी के होंगे। तृतीय श्रेणी की बात करें अपने तो सर्वोच्च मांसाहारी जैसे शेर, मनुष्य हो गया। उसके बाद अजीव घटक की हम बात करते हैं तो ये निर्जीव तत्व हैं जिन पर जीवों का जीवन निर्भर करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, तापमान, मिट्टी, खनिज आदि, ये अपने अजीव घटक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों की बात करें तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे स्थलीय, वन, मरुस्थल, घास भूमि, जलचर, झील, नदी, समुद्र आदि आता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे खेत, एक्वेरियम, बाग आदि। तो इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों को अपने को लिख लेना है। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व क्या है, तो उसके बाद अपने पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में अपने को लिखना है। जैसे ये जीवन के लिए आवश्यक और संतुलन बनाए रखता है, ऊर्जा और पदार्थ का सतत चक्कर सुनिश्चित करता है, पर्यावरण स्थिरता बनाए रखता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। तो इस प्रकार ये पारिस्थितिक तंत्र के महत्वों के बारे में अपने लिख लेंगे। उसके बाद आता है पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं, यानी पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाएं कैसे हैं। इसके बाद ऊर्जा प्रवाह है, यानी पारिस्थितिक तंत्र की जो क्रियाएं आती है उसके अंतर ऊर्जा प्रवाह है। ऊर्जा सूर्य से प्रारंभ होकर उत्पादों, उपभोक्ताओं और अपघटों तक प्रवाहित होती है। उसके बाद पोषण चक्र आता है, पदार्थ पुनः प्रकृति में चक्र के रूप में घूमते हैं। उसके बाद खाद्य श्रृंखला आती है, एक जीव दूसरे जीव तक भोजन, जैसे घास, हिरण, बाघ आदि आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने 4 नंबर पे जाते हैं तो खाद्य जाल आता है। खाद्य जाल की बात करें, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर बना रहता है। उसके बाद निष्कर्ष, अपने इसका टॉपिक है वो निष्कर्ष लिख देंगे अपने। पारिस्थितिकी तंत्र हमारे जीवन का एक आधार है। जीवन जंतु, पौधे, जल, वायु, मिट्टी सब मिलकर एक ऐसी इकाई बनाते हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं
तो अन्योनासिकता आता है। जहाँ अन्योनासिकता की बात करें तो अन्योनासिकता का अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर रहना, यानी एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर रहना। प्रकृति में कोई भी जीव या वस्तु अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकती है। हर जीव अपने आसपास के अन्य जीवों, पौधों और निर्जीव तत्वों पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहता है, और यह परस्पर निर्भर अन्योनासिकता की अवधारणा कहलाती है। यानी हर एक जीव है वो अन्य दूसरे जीव पर निर्भरता होती है। तो यही अपने अन्योनासिकता की श्रेणी करता है। परिभाषा की बात करें, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीन और अजीव जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीव और अजीव तत्व एक दूसरे के अस्तित्व के लिए आवश्यक हों और परस्पर सहयोग द्वारा जीवन को बनाए रखें, तो इसे अन्योनासिकता कहते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो अन्योनासिकता के उदाहरण आते हैं। यानी अन्योनासिकता के उदाहरण क्या है, जैसे पौधे और जंतु के बीच पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जानवर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। पौधों का जो भोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो जीव छोड़ते हैं, और जो जीवों का जो भोजन है वो जीवों के लिए अति आवश्यक है, वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। तो इस प्रकार दोनों घटक एक दूसरे पे क्या हो गए, निर्भर हो गए, दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। पौधे और मिट्टी के बीच की हम चर्चा करें दोनों में, तो पौधे और मिट्टी के अंतर्गत अपने देखें तो मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, यानी पौधे है वो जो पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं, और पौधों के सूखने और सड़ने से मिट्टी में उर्वरता बढ़ती है। यानी पौधों के जो उनकी पत्तियां हैं, उनके जो अन्य जो पार्ट्स हैं, यदि वो सड़ जाएं और भूमि में मिल जाएं तो वो क्या है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इसलिए दोनों पौधों की दृष्टि से दोनों निर्भर हैं। शाकाहारी और मांसाहारी के बीच अपने बात करें तो शाकाहारी जीव पौधों पर निर्भर है और मांसाहारी जीव शाकाहारी पर निर्भर है। तो इस प्रकार ये भी दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यह खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, अनुनासिकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, या उत्कृष्ट उदाहरण अपने कह सकते हैं। उसके बाद मानव और पर्यावरण के बीच हम बात करें तो मानव और पर्यावरण के अंतर्गत मनुष्य, वायु, जल, भोजन, ऊर्जा आदि के लिए प्रकृति पर ये सभी निर्भर हैं, और वही मनुष्य भी वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि से प्रकृति को सुरक्षित रख सकता है। तो इस प्रकार अपने इनसे भी अन्योनासिकता होती है। अन्योनासिकता के प्रकार, अब अन्योनासिकता के प्रकार क्या हैं, जैसे जीव की बात करें तो जीव अन्योनासिकता है, जैसे मधुमक्खी और फूल हो गया, गाय और जुगाली करने वाले जीवों के पेट में उपस्थित सूक्ष्म जीव हो गए। जीव अजीव अनुनासिकता, जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और वायु पर निर्भर है, और वहीं जानवर जल और ऑक्सीजन पर निर्भर है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं, अन्योनासिकता और पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध। अन्योनासिकता और पारिस्थितिक तंत्र के संबंध की हम बात करते हैं तो उनके तंत्र के बीच में संबंध की, अन्योनासिकता पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रमुख आधार है। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि इनमें से कोई एक घटक नष्ट हो जाए या असंतुलित हो जाए तो पूरा तंत्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों का संबंध होता है। उदाहरण की दृष्टि से अपने देखें, यदि जंगलों की कटाई हो जाती है तो पशुओं का निवास स्थान समाप्त हो जाता है, और मिट्टी का क्षरण होता है, वर्षा कम होती है, यानी पूरा पारिस्थितिक तंत्र संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। निष्कर्ष की बात करें तो अनुनासिकता प्रकृति का मूल सिद्धांत है, और यह हमें यह सिखाती है कि कोई भी जीव या वस्तु स्वतंत्र नहीं है और सभी का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद ग्रीन हाउस आता है। ग्रीन हाउस के बाद, ग्रीन हाउस शब्द ग्रीन और हाउस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पौधों के लिए बना हुआ कांच का घर। यानी ग्रीन हाउस का मतलब पौधों के लिए बना हुआ कांच का घर। तो इस प्रकार यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पौधों को पूरे वर्ष उचित वातावरण मिलता है। यानी ग्रीन हाउस से क्या होता है, पूरे वर्ष पौधों को जिस प्रकार का उचित उनको वातावरण चाहिए वैसा वातावरण है वहां से उपलब्ध होता है। ग्रीन हाउस की संरचना की बात करें, अपने ढांचे की बात करें तो यहाँ ग्रीन हाउस की संरचना के अंतर्गत लोहे की लकड़ी, एल्यूमिनियम से ये पूरा पूरा बना होता है, और इस पे छत भी लगी होती है, दीवारें होती हैं। इन्हें पारदर्शी सामग्री से ढका जाता है, जैसे कांच, पॉलीथीन, फाइबर शीट आदि से। वातायन प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, ये तमाम सुविधाएं
भी वहाँ होती हैं। ग्रीन हाउस के प्रकारों की हम बात करें तो ग्रीन हाउस के प्रकारों के अंतर्गत प्राकृतिक ग्रीन हाउस आता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, जो सूर्य की कुछ ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखता है। दूसरा कृत्रिम ग्रीन हाउस हो गया, जो मनुष्य पौधों की खेती के लिए बनाते हैं, जैसे कांच या पॉलीथीन हाउस हो गया। ग्रीन हाउस के प्रभाव की हम बात करें, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है, तो पृथ्वी का वातावरण भी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। सूर्य की ऊष्मा का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो जाता है और शेष वायुमंडल मीथेन, जल वाष्प आदि पारिस्थितिकी ठोस से बाहर जाने में से रोकती है। इसे पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वैश्वीकरण आता है। जहाँ वैश्वीकरण की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग काफी अच्छा टॉपिक है और ये पूरे विश्व की एक समस्या की श्रेणी के अंतर्गत आती है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि होना। यानी पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें निरंतर जो वृद्धि होती है वो भी क्या होती है, खतरनाक होती है, हानिकारक होती है और एक ये वायु प्रदूषण की श्रेणी के अंतर्गत आती है। यह एक ऐसा पर्यावरणीय समस्या है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। इसका मुख्य कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का बढ़ना है, जिसके कारण सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है और तापमान बढ़ने लगता है, और जिसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। परिभाषा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समिति के अनुसार पृथ्वी के तापमान में दीर्घकाल और असामान्य वृद्धि जो मानव क्रियाओं के कारण हो रही है उसे वैश्विक उष्मीकरण कहा जाता है। तो यहाँ अपने इस प्रकार परिभाषा भी लिख देंगे। उसके बाद वैश्विक उष्मीकरण के प्रमुख कारण आते हैं, यानी वैश्विक उष्मीकरण के प्रमुख कारण क्या है। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। नंबर 2, वनों की कटाई। नंबर 3, औद्योगिकीकरण। नंबर 4, वनों से प्रदूषण। नंबर 5, जनसंख्या वृद्धि। नंबर 6, कोयला और पेट्रोलियम का अधिक उपयोग। तो इस प्रकार आगे अपने ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण का संबंध अपने देखते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा को बनाए रखता है, जिससे जीवन संभव है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह प्रभाव अत्यधिक हो जाता है और यही स्थिति वैश्विक उष्मीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण का ये संबंध माना जाता है। वैश्विक उष्मीकरण के परिणाम क्या है। जहाँ वैश्विक उष्मीकरण के परिणामों की हम बात करें तो तापमान में वृद्धि है, हिमखंडों का पिघलना है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ है, वर्षा चक्र में असंतुलन है, कृषि पर प्रभाव है और स्वास्थ्य समस्याएं भी इससे आती है। तो ये भी एक समस्या है। जैव विविधता में ह्रास, ये भी एक समस्या है। इसके बाद भारत में प्रयास क्या हुए, यानी प्रयासों की हम चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2008, सौर मिशन के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा, वन महोत्सव अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम, यानी ये इनके प्रयास किए जा रहे हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए समय समय पर प्रयास होते रहे हैं और चल भी रहे हैं। इसके बाद लास्ट पेज पे आते हैं तो अपने को संदर्भ ग्रंथ, यानी हर डायरी में संदर्भ ग्रंथ सूची बनाई है, तो यहाँ पे भी अपने को क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। यहाँ मैंने आपको कहा था कि कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस अपने को देना है। यहाँ पे भी 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या का, दूसरा पुस्तक का नाम और तीसरा लेखक का नाम। तो यहाँ पे अपने ये 3 कॉलम बना करके अपने को ये इंडेक्स है वो बना लेना है। जैसे यहाँ पुस्तक नंबर 1, पुस्तक नंबर 2, इस प्रकार 500 आपकी जो रेफरेंस देने के लिए बोला गया है वो 500 पुस्तकों का अपना नाम लिख दोगे और ये आपकी तालिका है वो क्या है, इंडेक्स, जो संदर्भ ग्रंथ सूची है जो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ आपकी डायरी ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार आपके इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा की डायरी है वो इस प्रकार अपने को कंप्लीट कर लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो, जैसे ही नई वीडियो आए तो उनके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें और उनका लाभ आप समय पे उठा सकें। आप इसको अधिक आपके साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी इन्वायरमेंट एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा की डायरी है वो अच्छी प्रकार से बना सकें। धन्यवाद। जैसे